Hi everyone and a warm welcome to our channel. I hope you are doing well. Studies and preparations are going on. CA Inter November 23 के लिए ये वाला वीडियो है in which we are going to talk about all the form numbers बहुत ही quickly. टारगेट टाइम 20-25 मिनट्स में हम करने वाले हैं. क्या करने वाले हैं? आपके कंपनी लॉ के 10 चैप्टर के जितने भी फॉर्म नंबर्स हैं उन सबको वेरी क्विकली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली रिवाइज करेंगे कि सर फॉर्म नंबर क्या था, उसका रेलिवेंस क्या था, कौन कैसे फाइल करता है, एक बेसिक आइडिया. और टारगेट टाइम रखेंगे सर 20-25 मिनट्स बिकॉज दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ये जो मैंने हैंड रिटन है, कंप्लीटली हैंड रिटन ये वाला पब्लिकेशन है, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. वहां पे एमसीक्यूज भी सॉल्व हुए हो तो देख लेना, काफी सारे रिसोर्सेस है, आप भी के काम आएंगे. राइट, सो द लिंक फॉर दैट पर्टिकुलर चैनल इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो इटसेल्फ. एंड क्विकली स्टार्ट करते हैं सर. इसको 2 बार देखना, एक तो प्रिपरेटरी स्टेज के टाइम और ये 1.5 दिन में जरूर देखना, बिकॉज कभी कभार फॉर्म नंबर एमसीक्यूज में आ सकते हैं या कई नॉर्मल आंसर में भी अगर आप फॉर्म नंबर गलत कोट कर दो, इट क्रिएट्स अ वेरी बैड इंप्रेशन. वी डोंट वांट दैट. ठीक है, क्विकली स्टार्ट करते हैं. स्पीड थोड़ी तेज रहेगी सर, प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है. सीए इंटर कंपनी लॉ फॉर्म्स नंबर समरी. ठीक है, चैप्टर नंबर 1 प्रिलिमिनरी. ये फॉर्म हो सकता है आपने नहीं किया हो और हो सकता है किया हो, पर मैं बता देता हूं. कंपनी इनकॉर्पोरेशन का एक बेसिक फॉर्म होता है, फॉर्म नंबर INC 32 स्पाइस प्लस. ये स्पाइस प्लस क्या है? सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग अ कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली. ठीक है, जिनको भी एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है वो आरओसी के साथ फाइल करते हैं. इवन इफ यू हैवंट डन दिस, इट्स ओके. बैलेंस स्टार्ट करते हैं. चैप्टर नंबर 2 में एज सच कोई भी फॉर्म नंबर नहीं है. चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. ये जो पर्पल में मैंने आपको दिया हुआ है, दिस इज द नॉमेनक्लेचर. नॉमेनक्लेचर मतलब चैप्टर के नाम से मिलता जुलता ही फॉर्म की सीरीज होती है, तो वो आपको याद रखने में ईजी रहेगा. राइट, सो प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज में पैस होता है. तो फॉर्म PAS 6, ये क्या होता है? PAS 6 कब फाइल क्या हो जाता है? व्हेन यू हैव टू फाइल एन हाफ ईयरली रिटर्न, दैट इज योर रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट रिपोर्ट. ये किसको फाइल करना पड़ता है? अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को, डीमटेरियलाइज सिक्योरिटीज के रिस्पेक्ट में. ओके, रूल 9A अगर आपको याद होगा तो. ठीक है, मैं सेक्शन और रूल पे ज्यादा फोकस नहीं दे रहा, वो ठीक है, अब लर्न नहीं किया होगा तो आपको डर लगेगा. तो देख लो, इसमें आप बेसिकली बताते हो रिकंसिलिएशन ऑफ इशूड कैपिटल वर्सेस द कैपिटल हेल्ड इन डीमैट फॉर्म. तो जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी होती है वो आरओसी के साथ ये फॉर्म फाइल करती है. कब तक? विद इन 60 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ ईच हाफ ईयर. गलती मत करना, हाफ ईयरली फाइल हो रहा है तो साल में 2 बार फाइल होगा. हाफ ईयर एंड होने के विद इन 60 डेज एंड इट हैज टू बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय अ CA और CS इन प्रैक्टिस. CA और CS इन प्रैक्टिस. एक आता है आपका फॉर्म PAS 2. दिस इज बेसिकली द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. जल्दी से बताओ, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम कब आता है? सर शेल्फ प्रोस्पेक्टस के टाइम आता है, सेक्शन नंबर 31 में. राइट, ये आपको कब फाइल करना है? 1 मंथ प्रायर टू द इशू ऑफ सेकंड और सब्सिक्वेंट इशू ऑफ सिक्योरिटीज. आप शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्यों फाइल करते हो? कि आपके साल में एक से ज्यादा इशू होने वाले और हर बार आपको प्रोस्पेक्टस नहीं फाइल करना, तो आप ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम फाइल करते हो व्हेनेवर यू गो फॉर सब्सिक्वेंट इशू, और फर्स्ट वाले के टाइम आप प्रोस्पेक्टस फाइल कर दो. तो 1 मंथ प्रायर जो भी आपका सेकंड इशू होगा या सब्सिक्वेंट इशू होगा, उससे पहले आप ये वाला इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आप फाइल कर देना. ठीक है, रजिस्ट्रार के साथ. चलो, PAS 1, दिस इज अ फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट. ये कब यूज किया जाता है? सेक्शन नंबर 27 में, जब आप वेरी करते हो आपके टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट कि मेरे ने जो पैसा उठाया प्रोस्पेक्टस से, जो पैसा उठाया वो मैं कहां यूज करना चाहता हूं, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या होने वाले हैं, उसके टर्म्स क्या रहने वाले हैं. सो वेरिएशन इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रोस्पेक्टस के लिए आप जब नोटिस देते हो और वो एडवर्टीजमेंट देते हो, दैट इज इन फॉर्म नंबर PAS 1. इसका जो मैंने स्ट्रक्चर रखा है, दैट इज द नंबरिंग, वो एज इट इज जैसे हमारे कोर्स में चलती है, मटेरियल में चलती है, वैसी रखी है. राइट, सो दैट यू कैन कोरिलेट विद इट बेटर. PAS 3 इज बेसिकली द रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, जो आप आरओसी के साथ फाइल करते हो. और ये कब फाइल करना होता है? विद इन 30 डेज ऑफ अलॉटमेंट. जब भी आप कोई भी सिक्योरिटीज अलॉट करोगे, आप विद इन 30 डेज फॉर्म PAS 3 फाइल कर दोगे. ठीक है, PAS 4, दिस इज अ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर कम एप्लीकेशन लेटर. सेक्शन नंबर 42 याद है, प्राइवेट प्लेसमेंट, और ये आपका सीरियली नंबर रहता है, स्पेसिफिकली एड्रेस्ड रहता है. तो अगर प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर मुझे किया जा रहा है तो वो मुझे एड्रेस्ड होगा. राइट, ये याद नहीं रखो तब भी चलेगा. बेसिकली प्राइवेट प्लेसमेंट का जो ऑफर होता है, दैट इज इन फॉर्म नंबर PAS 4. और जब ये सारे इशू होने के बाद उसका एक रजिस्टर मेंटेन करना होता है, दैट इज इन PAS 5, जो है हमारा अगला. सो कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफर्स, ये आपको मेंटेन करना है PAS 5 में. सो दिस वाज माय प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज. नेक्स्ट चलते चैप्टर नंबर 4, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स. शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स, इसका नॉमेनक्लेचर है SH. तो फॉर्म नंबर SH 3 से स्टार्ट करते हैं. दिस इज द रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स. SH 4 होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड इन फिजिकल फॉर्म. सेक्शन 56 याद है आपको, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज, उसके अंदर ही SH 4 आता है. आज के इस पे फिजिकल सिक्योरिटीज कोई रखता नहीं है, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपके कोर्स में ये पार्ट है. अच्छा,
अब एक हमने स्पेसिफिक केस किया था, अगर आपको याद होगा कि सर अगर पार्टली पेड अप शेयर्स है और ट्रांसफरर एक एप्लीकेशन फाइल कर रहा है कि मुझे ये ट्रांसफर करने हैं ट्रांसफरी को, तो उस केस में कंपनी उससे एक एनओसी लेती है, याद है? तो एनओसी के लिए पहले कंपनी उसको एक नोटिस भेजेगी, किसको? ट्रांसफरी को। क्यों? क्योंकि सर ये पार्टली पेड अप शेयर्स है, तो बची हुई लायबिलिटी उस ट्रांसफरी से हमें रिकवर करनी है। पार्टली पेड मतलब जैसे आउट ऑफ लेट्स से आउट ऑफ 10 ₹8 हैज बीन पेड अप, तो ₹2 अभी ट्रांसफरी से लेना है, तो ये कंफर्मेशन करने के लिए, और व्हेन दिस ₹2 इज पेंडिंग द पर्सन इज ट्रांसफरिंग द शेयर्स, सो विद रिस्पेक्ट टू दिस एंटायर सिनेरियो अ कंफर्मेशन इज टेकन फ्रॉम द ट्रांसफरी। तो वो जब एप्लीकेशन, वो जो फॉर्म एप्लीकेशन जाता है टू द ट्रांसफरी, वो जाता है SH5 में, और ट्रांसफरी को विद इन 2 वीक्स उसको एनओसी देना पड़ता है कि भैया ठीक है मैं पे कर दूंगा, आप ये ट्रांसफर रजिस्टर कर दो और ये पार्टली पेड अप शेयर्स मेरे नाम पे कर दो। नेक्स्ट होता है आपका फॉर्म नंबर SH7। ये कब किया जाता है? व्हेन यू फाइल notice of alteration, increase, redemption of share capital that is dealt in section number 64, और इसके अंदर 4 केसेस आते हैं, ठीक है? 4 केसेस एग्जैक्ट आपको अभी रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, अभी ध्यान देते हैं फॉर्म नंबर SH7 में। तो ये कंपनी किसके साथ फाइल करेगी? ROC के साथ। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी फॉर्म इज फाइल्ड बाय द कंपनी टू ROC, ठीक है? ये कब फाइल करना है? आपके ऑल्टरेशन के विद इन 30 डेज, फॉर्म नंबर SH7 में। चलो फॉर्म नंबर SH9। अब आपको पता है एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी फाइल करना पड़ता है, कब? व्हेन यू गो फॉर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज। तो कंपनी को एक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी करना है बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज से पहले। किसके साथ? ये फॉर्म की फाइलिंग किसके साथ करनी है? दिस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी हैज टू बी फाइल्ड विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज एंड इफ द शेयर्स आर लिस्टेड देन विद सेबी एज वेल। तो आरओसी के साथ तो जाएगा ही जाएगा, सेबी के साथ तब जाएगा जब शेयर्स आपके लिस्टेड हो, वरना फिर आरओसी के साथ जाएगा। व्हाट इज दिस? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। कब देना है? बिफोर द बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, फॉर्म नंबर SH9। Clear? SH10 is the register of securities which you have bought back under section number 68. SH11 is the return of buyback. Return of buyback मतलब buyback complete हो गया, तो अब आप एक बार रिटर्न फाइल कर दो ROC के साथ, एंड अगर शेयर्स लिस्टेड है तो सेबी के साथ भी, ठीक है? कब तक फाइल करना है? विद इन 30 डेज ऑफ बायबैक कंप्लीशन। जब आपका बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज कंप्लीट हो जाएगा, विद इन 30 डेज आप SH11 फाइल कर देना। तो बिफोर बायबैक डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी, बायबैक होने के बाद उसका पूरा एक रजिस्टर मेंटेन करना है कि कौन कौन सी सिक्योरिटीज बायबैक हुई, एंड उसके बाद रिटर्न ऑफ बायबैक इन फॉर्म नंबर SH11। क्लियर? तो ये 3 थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो साथ में लर्न करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू बायबैक 9, 10, 11। चलो फॉर्म नंबर SH12 इज बेसिकली द ट्रस्ट डीड विद रिस्पेक्ट टू डिबेंचर्स, और ये फाइल करना है आपको, मतलब ये आपको एग्जीक्यूट करनी है नॉट लेटर देन 60 डेज फ्रॉम द अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स। दिस इज अ डिबेंचर ट्रस्ट डीड, डिबेंचर ट्रस्टी के साथ जो आप एंटर करते हो, ठीक है? चलो फॉर्म नंबर SH12 हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय द कंपनीज। आपको इसमें एक चीज याद होगी, डिपॉजिट्स 2 तरीके से एक्सेप्ट किए जाते हैं, एक तो मेंबर से सेक्शन नंबर 73 सबसेक्शन 2, और एक एलिजिबल कंपनी होती है। याद है एलिजिबल कंपनी वो पब्लिक कंपनी होनी चाहिए, टर्नओवर क्राइटेरिया एंड ऑल दोस पॉइंट्स। तो स्टार्ट करते हैं। इसका नॉमेनक्लेचर है DPT, फॉर्म नंबर DPT। अब DPT 1 क्या है? अगर एक कंपनी अपने मेंबर से पैसा उठाने वाली है, हर एक कंपनी पब्लिक हो प्राइवेट हो वो मेंबर से डिपॉजिट ले सकती है, तो जब वो डिपॉजिट लेगी उससे पहले एक सर्कुलर इशू करेगी, और वो सर्कुलर का जो फॉर्म होता है दैट इज फॉर्म नंबर DPT 1। ये इशू किया जाता है रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट ड्यू और स्पीड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड में। नेक्स्ट आपका फॉर्म नंबर DPT 3, ये है आपका रिटर्न ऑफ डिपॉजिट। कोई भी कंपनी हो, कैसी भी कंपनी हो, ROC के साथ आपको DPT 3 फाइल करना है, जिसकी ड्यू डेट रहती है 30 जून। तो 31 मार्च की डिटेल्स आप 30 जून तक फाइल करते हो, किसके साथ? ROC के साथ ऑब्वियसली, एंड दिस नीड्स टू बी ड्यूली सर्टिफाइड बाय द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। ऑडिटर मतलब कौन? ये स्टैट ऑडिटर है, ठीक है? तो कंपनी का ऑडिटर उस चीज को ऑडिट करेगा, और ये कौन सी कंपनी होगी? सर आपने बोला कि ये डिपॉजिट्स की रिटर्न है, तो चाहे वो मेंबर से एक्सेप्ट कर रही हो 73(2) में, या फिर वो एक एलिजिबल कंपनी हो जो पब्लिक से पैसा एक्सेप्ट कर रही हो, मतलब डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही हो, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, सबको ये चीज फाइल करनी पड़ेगी। ड्यू डेट मैंने आपको बता दी है 30 जून एवरी ईयर, एंड यू हैव टू फाइल विद रिस्पेक्ट टू द पर्टिकुलर्स एज ऑन 31 मार्च। आगे बढ़े, चलो DPT 2 इज द डिपॉजिट ट्रस्ट डीड। जैसे डिबेंचर ट्रस्ट डीड होती है, ये डिपॉजिटर्स की ट्रस्ट डीड होती है, और उनका एक ट्रस्टी अपॉइंट किया जाता है, और वो कब तक आपको एग्जीक्यूट करना है? एटलीस्ट 7 डेज बिफोर द इशू ऑफ सर्कुलर, जो आप मेंबर्स को या पब्लिक को देते हो, ठीक है? तो ऑब्वियसली ये भी दोनों ही कंपनीज के केस में आ जाएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चार्जेस। चैप्टर नंबर 6, इसका जो नॉमेनक्लेचर है दैट इज CHG, मतलब चार्जेस। तो देखो CHG 1 और CHG 9, जब भी आपका कोई एप्लीकेशन फॉर टाइम एक्सटेंशन जाता है, देखो 30 डेज का टाइम होता है, फिर हम एक्सटेंशन की बात पढ़ते हैं, तो ROC के पास आपको एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ता है। तो इफ दैट इज विद रिस्पेक्ट टू अदर देन डिबेंचर्स, देन यू हैव टू यूज फॉर्म नंबर CHG 1,
एंड इफ इट इज लिंक टू डिबेंचर्स, डिबेंचर्स के रिस्पेक्ट में तो CHG 9। और कब फाइल करना है ये, इधर यू आर गोइंग फॉर द टाइम एप्लीकेशन, मतलब टाइम एक्सटेंशन का एप्लीकेशन, और यू आर गोइंग फॉर चार्ज रजिस्ट्रेशन, जो बेसिक चार्ज रजिस्ट्रेशन है या उसका टाइम का एक्सटेंशन है, तो आपको ये वाले फॉर्म्स यूज करने हैं डिपेंडिंग आप किस चीज के रिस्पेक्ट में ये फाइलिंग कर रहे हो। आगे बढ़ते हैं। जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो आपका चार्ज का, रजिस्ट्रेशन का या कोई मॉडिफिकेशन का चार्ज का, तो उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है आरओसी से। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एप्लीकेशन फाइल करते हो, आपको उसका सर्टिफिकेट मिलेगा। वो सर्टिफिकेट अगर आपका एक नया रजिस्ट्रेशन है तो CHG 2 में मिलता है, और अगर आपका चार्ज रजिस्टर हो चुका है पर उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन हुआ है तो उस मॉडिफिकेशन का रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है CHG 3, जो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू सर्टिफिकेट CHG 2 एंड CHG 3। CHG 4 क्या होता है? जब कंपनी अपना चार्ज जो है वो सेटिस्फाई कर दे मतलब या तो पे कर दे या उसके इक्विवेलेंट कुछ और दे दे, व्हाटएवर इट इज, माय चार्ज इज सेटिस्फाइड, तो आरओसी को बताना पड़ता है बाय फाइलिंग फॉर्म CHG 4, क्योंकि आपने ओरिजिनली भी बताया था, तो अब जब सेटिस्फाई हो रहा है तो वो भी बताओ CHG 4 फाइल करके। CHG 8 क्या है? आपको पता होगा, एक सेक्शन नंबर 87 होता है इन विच सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर टू मेक द रेक्टिफिकेशन इन दिस रजिस्टर ऑफ चार्जेस। उस CG के पास एप्लीकेशन तो फाइल करनी पड़ेगी। कौन फाइल करेगा? या तो कंपनी या एनी अदर इंटरेस्टेड पर्सन, और वो एप्लीकेशन का फॉर्म नंबर है CHG 8, right? So that application by the company or any interested person has to be filed in form number CHG 8. Now let's talk about management and administration, और इसका nomenclature है MGT 8, and this is a very very important chapter क्योंकि इसके अंदर काफी सारे फॉर्म्स आते हैं पर बहुत इजी है। स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर की शुरुआत कैसे करते हैं सर? रजिस्टर की डिटेल्स बनाते हैं, है ना, मेंबर्स की डिटेल्स, DH डिबेंचर होल्डर की डिटेल्स, OSH अदर सिक्योरिटी होल्डर की डिटेल्स, वो सारा हम एक रजिस्टर में मेंटेन करते हैं। तो जो आपका मेंबर्स का रजिस्टर बनता है दैट इज इन फॉर्म नंबर MGT 1, और जो आपका डिबेंचर होल्डर या अदर सिक्योरिटी होल्डर्स का डिटेल्स मेंटेन होती है जिस रजिस्टर में, उसका फॉर्म होता है फॉर्म नंबर MGT 2। प्लस ध्यान रखना इसके अंदर आपको नॉमिनेशन की डिटेल्स भी डालनी है। जहां मुझे लगा कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट हम डाल सकते हो, मैंने डाल दिया, लेकिन आप इसको इग्नोर कर सकते हो। मेन आपका ध्यान होना चाहिए फॉर्म नंबर पे। तो मेंबर्स का MGT 1, DH और OSH का फॉर्म नंबर MGT 2। नाउ फॉरेन रजिस्टर के रिस्पेक्ट में 3 केसेस, या तो आप फॉरेन रजिस्टर ओपन कर रहे हो या डिसकंटिन्यू कर रहे हो, या कोई चेंज हो रहा है सिचुएशन में, आप उसका एड्रेस चेंज कर रहे हो या व्हाटएवर इट इज, उसकी डिटेल्स आपको फाइल करनी है आरओसी को इन फॉर्म नंबर MGT 3, इन फॉर्म नंबर MGT 3। एक और चीज का ध्यान रखना, फॉरेन रजिस्टर आप सिर्फ उन्हीं लोगों के रिस्पेक्ट में मेंटेन कर सकते हो जो बाहर रिसाइड कर रहे हैं। मैं अगर इंडिया में हूं तो मेरा डेटा फॉरेन रजिस्टर में नहीं जाएगा, इंडियन रजिस्टर में जाएगा, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल रजिस्टर। सो फॉर्म नंबर MGT 1 क्लियर है, MGT 2 क्लियर है, MGT 3 क्लियर है। MGT 4 एसबीओ की बातें करी थी, बेनिफिशियल ओनरशिप की बातें करी थी। 2 मेंबर होते हैं, 2 टाइप ऑफ ओनर रहते हैं। क्या? एक होता है रजिस्टर्ड ओनर, एक होता है बेनिफिशियल ओनर। रजिस्टर्ड ओनर मतलब कंपनी के रजिस्टर में नाम मेरा है। बेनिफिशियल ओनर मतलब नाम उसका नहीं है, लेकिन इसका जो बेनिफिट है, डिविडेंड है, पैसा है, वो उसको जाने वाला है। तो मैं एज अ रजिस्टर्ड ओनर फाइल करूंगा MGT 4 कंपनी को, आरओसी को नहीं। इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहां पे एरो बनाया है, कंपनी को मुझे एज अ रजिस्टर्ड ओनर फाइल करना है फॉर्म नंबर MGT 4। और वो जो बेनिफिशियल ओनर है, लेट्स से फादर सन है, तो सन जो बेनिफिशियल ओनर है वो फाइल करेगा फॉर्म नंबर MGT 5। किसको? कंपनी को। और फिर कंपनी आगे आरओसी के पास विद इन 30 डेज क्या फाइलिंग करेगी? MGT 6। तो MGT 4, 5, 6, 4 और 5 कंपनी के पास आते हैं, आगे कंपनी फाइल करती है आरओसी के साथ फॉर्म नंबर MGT 6। आई होप दिस इज क्लियर। क्लियर है ना? 1 to 6 हो चुके हैं। 7 और 7 है बेसिकली हम सेक्शन नंबर 92 के एनुअल रिटर्न में पढ़ते हैं। MGT 7 इज द फॉर्म ऑफ एनुअल रिटर्न, लेकिन छोटी कंपनीज जैसे OPC और स्मॉल कंपनी मतलब 2 क्लॉज 85, तो वो स्मॉल कंपनीज के लिए एक एब्राइज्ड फॉर्म होता है, उसमें ज्यादा डिटेल्स नहीं चाहिए, और उसका फॉर्मेट है फॉर्म नंबर MGT 7A। तो 7 और 7A आर लिंक्ड विद सेक्शन नंबर 92, दैट इज योर एनुअल रिटर्न। नेक्स्ट फॉर्म नंबर MGT 8। MGT 8 जो है वो पहली बात सारी कंपनीज पे नहीं लगता है। वो किन पे लगता है? एक लिस्टेड कंपनी या फिर एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ हो, या फिर जिसका टर्नओवर मिनिमम 50 करोड़ हो। यहां पे 2 गलती के चांस बता देता हूं। प्लीज पहले तो ये ध्यान रखो कि यहां पे कंपनी लिखा है, यहां पे अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी नहीं लिखा है, तो ये प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। और दूसरा, ये और लिखा है एंड नहीं लिखा है, दोनों में से भी एक भी कंडीशन अगर हिट कर गई
तो ये आपको MGT 8 में एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, और ये सर्टिफिकेट कौन देता है? CS इन प्रैक्टिस देता है, एंड दिस इज बेसिकली लिंक टू व्हाट? सेक्शन नंबर 92 ओनली। ये एनुअल रिटर्न से ही लिंक्ड है सर सर्टिफिकेट में। लेकिन लिखा क्या होगा? CS इन प्रैक्टिस क्या लिख के देगा? सर ये कंपनीज बड़ी है तो इस केस में एक एडिशनल सर्टिफिकेशन ले रहे हैं कि एनुअल रिटर्न ने जो डिस्क्लोज किया है वो सब कुछ सही है, एडिक्वेट है, एंड एवरीथिंग इज एज पर कंपनीज एक्ट। सो एनुअल रिटर्न डिस्क्लोजेस द फैक्ट्स करेक्टली, वो सर्टिफिकेट में लिख के दे रहा है, एडिक्वेटली मतलब एडिक्वेट सारा डिस्क्लोजर है, एंड द कंपनी हैज कंप्लाइड विद ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट आते हैं सर MGT 11, ये तो प्रॉक्सी का फॉर्म होता है। सेक्शन 105 में हम पढ़ते हैं प्रॉक्सी क्या होता है। प्रॉक्सी एक मेंबर किसी को बोलता है भाई तू चले जा मेरे बिहाफ पे, ठीक। फॉर्म नंबर MGT 12 इज द पोलिंग पेपर फॉर्म, एंड फॉर्म नंबर MGT 13 इज द स्क्रूटिनाइजर्स रिपोर्ट टू द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग इन केस ऑफ पोल। इन केस ऑफ पोल जो हम पढ़ते हैं 108 में, क्लियर। तो उसका जो स्क्रूटिनाइजर का रिपोर्ट है फॉर्म नंबर MGT 13 में जाता है। एक पढ़ते हैं हम सेक्शन नंबर 117, जिसके अंदर कुछ कॉपीज, कुछ एग्रीमेंट्स और रिजोल्यूशंस की कॉपीज हमें ROC को फाइल करनी पड़ती है। सेक्शन नंबर 117 में वो किस पर्टिकुलर फॉर्म में फाइल करी जाएगी? MGT 14। दिस इज द फाइलिंग टू ROC लिंक्ड विद सेक्शन नंबर 117। एक आता है आपका सर MGT 15। दिस इज बेसिकली अगेन नॉट फॉर ऑल द कंपनीज, ओनली एंड ओनली फॉर लिस्टेड पब्लिक कंपनीज। तो एक एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी को एक रिपोर्ट बनानी है अपनी AGM के ऊपर कि भैया सुनो ROC साहब AGM अच्छे से हो चुकी है, सब कुछ बढ़िया हो चुका है, ये लो हमारी तरफ से फॉर्म नंबर MGT 15। दिस इज लिंक टू सेक्शन 121। सो दिस बेसिकली डिस्क्लोजेस द रिपोर्ट ऑफ AGM एंड अ कंफर्मेशन दैट हमारी AGM बहुत सही तरीके से कंपनीज एक्ट के हिसाब से हो चुकी है। कब तक फाइल करना है? विद इन 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ AGM। तो आज मेरी AGM हुई तो विद इन 30 डेज फॉर्म नंबर MGT 15 फाइल करना है। मैं कौन हूं? लिस्टेड पब्लिक कंपनी। एग्जैक्ट वर्ड्स लिखना, लिस्टेड कंपनी मत लिखना, लिस्टेड पब्लिक कंपनी। क्या बात क्लियर है? चलो चैप्टर नंबर 9 पे आते हैं अकाउंट्स ऑफ कंपनी, AOC। अकाउंट्स ऑफ कंपनी तो नॉमेनक्लेचर बनता है AOC। आते पहले पे AOC 5C। सेक्शन 128 में क्या पढ़ते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपनी रजिस्टर्ड ऑफिस में मेंटेन करनी है, लेकिन डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि दे वांट टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट सम अदर प्लेस इन इंडिया। Outside India it is not allowed, it is not at all permissible, but in India at some other place it is allowed. Now if the board decides to keep the books of accounts at some other place in India, they need to notify about this to the registrar within 7 days. Within 7 days of the board decision उनको ROC को ये चीज बतानी पड़ेगी और डिटेल्ड एड्रेस देना पड़ेगा, और वो एड्रेस कौन से फॉर्म में दिया जाएगा और कौन से फॉर्म की फाइलिंग करी जाएगी ROC को? फॉर्म नंबर AOC 5। फॉर्म नंबर AOC 5। नेक्स्ट आते हैं सर AOC 1। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ सेलिएंट फीचर्स ऑफ योर सब्सिडियरीज एज वेल एज एसोसिएट्स। सब्सिडियरीज एज वेल एज एसोसिएट्स AOC 1 आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो काउंट करते हैं हम। AOC 2 क्या होता है? सी बोर्ड रिपोर्ट में। आपका बोर्ड रिपोर्ट कहां बनता है? सेक्शन नंबर 134 में, है ना। तो उसके अंदर आपको एक वन ऑफ द डिस्क्लोजर्स होता है कि आपके जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स अरेंजमेंट्स रिलेटेड पार्टी के साथ गए हैं, रिलेटेड पार्टी का एक सेक्शन वहां पे दिया हुआ है, मैंने यहां पे मेंशन नहीं किया है, 188 होता है, राइट। तो वो सारा जो आपके डिटेल्स है उन RPTs के रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन के कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ या उनके एग्रीमेंट्स जो आपने एंटर किया है रिलेटेड पार्टीज के साथ, वो आपको मेंटेन करने हैं इन फॉर्म नंबर AOC 2। in form number AOC 2. So this is a disclosure which is linked to board report under section number 134. आगे बढ़े चलो। AOC 3 एंड AOC 3A। AOC 3A कब? जब कंपनी इन डेज फॉलो कर रही है। लेकिन सर ये है क्या? ये है एक सेक्शन नंबर 136 हम पढ़ते हैं, राइट, इन विच यू गिव द डिटेल्स एंड द कॉपीज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू द मेंबर्स। लिस्टेड कंपनी के पास एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर वो थोड़ा सा कुछ और कंप्लायंसेस करती है। वन ऑफ दैट कंप्लायंसेस इज दिस कि वो अपने जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, उसका सेलिएंट फीचर्स का एक स्टेटमेंट बना सकती है इन AOC 3। और अगर इन डेज है तो AOC 3A इन डेज, राइट। और ये वो अपने सारे मेंबर्स और डिबेंचर ट्रस्टी को सेंड कर देगा नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द जनरल मीटिंग। तो ये 21 डेज वाला टाइम लिमिट इज सेम जो नॉर्मल होता है सेक्शन नंबर 136 में, राइट। क्योंकि लिस्टेड कंपनी में मेंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो ये कंप्लायंस थोड़ा सा उनके लिए कुछ और है कि सर आप पूरे फाइनेंशियल्स की कॉपी मत भेजो, आप सेलिएंट फीचर्स भेज दो, चल जाएगा। क्लियर? आगे आते हैं सर। फॉर्म नंबर AOC 4 इज द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट यू फाइल अंडर सेक्शन 137 टू ROC। और अगर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो AOC 4 CFS, AOC 4 CFS, राइट। सो 137 फाइलिंग विद द ROC। लास्ट हमारा चैप्टर आता है ऑडिट एंड ऑडिटर्स, जिसका ADT हमारा नॉमेनक्लेचर है ऑडिट एंड ऑडिटर्स का। तो देख लेते हैं। ADT 1 इज द नोटिस ऑफ ऑडिटर अपॉइंटमेंट विद द ROC। कंपनी ने AGM के अंदर एक ऑडिटर अपॉइंट किया तो उसको विद इन 15 डेज ऑफ दैट मीटिंग रजिस्टर के पास जाके ADT 1 की फाइलिंग करनी है, ठीक है। कितने टाइम में? 15 डेज में। कब से? फ्रॉम द मीटिंग AGM, जब या EGM व्हेन एनी ऑडिटर इज अपॉइंटेड। क्लियर? ADT 2 सी
आपको एक याद होगा, अगर आप किसी ऑडिटर को निकालना चाहते हो, तो आपको पहले परमिशन लेना पड़ता है सीजी से, और लेकिन वो पावर डेलीगेटेड है आरडी को, राइट। तो वो जो आप एप्लीकेशन फाइल करोगे टू सीक द परमिशन फॉर ऑडिटर रिमूवल, दैट इज इन एडीटी 2। ये कब फाइल करते हैं आप? विद इन 30 डेज ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन। सो बेसिकली आपका एक बोर्ड रेजोल्यूशन आया कि यस वी वांट टू रिमूव द ऑडिटर, आप विद इन 30 डेज जाके आप एडीटी 2 फाइल करोगे। किसको? आरडी को। अगर उसने अप्रूवल दिया तो विद इन 60 डेज आपको मेंबर से एसआर पास करवाना पड़ता है दैट यस वी वांट टू रिमूव द ऑडिटर। क्लियर है बात? चलो, एडीटी 3 इज बेसिकली द ऑडिटर रेजिग्नेशन। ऑडिटर अगर रिजाइन करना चाहता है तो उसको एडीटी 3 फाइल करना पड़ता है। किस किस को देना पड़ेगा? आरओसी को देना पड़ेगा, कंपनी को भी देना पड़ेगा। एंड इफ इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी और इट इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, तो उस केस में सीएजी के पास भी उसको ये चीज पहुंचानी पड़ेगी। कब तक? विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। दिस इज फॉर्म नंबर एडीटी 3। एंड लास्ट इज अवर एडीटी 4। दिस इज द फ्रॉड रिपोर्ट। सर आपको याद है 1 करोड़ या 1 करोड़ से ज्यादा फ्रॉड हो, सेक्शन 143(12) में हम पढ़ते हैं कि आपको उसकी डिटेल्स पहले तो ऑडिट कमेटी या बोर्ड को देनी पड़ती है, उसके बाद आगे जाके वो सेक्रेटरी ऑफ एमसीए को देनी पड़ती है। पूरे उसके अंदर लेटर हेड के अंदर नीचे स्टैंप होता है, मेंबरशिप होता है, आपको याद होगा। वो वाला जो फॉर्मेट है दैट इज इन एडीटी 4। तो वो जो आपका फ्रॉड रिपोर्टिंग का फॉर्मेट है दैट इज एडीटी 4। और ये कब? व्हेन फ्रॉड इज मोर देन और इक्वल टू 1 करोड़, राइट। 1 करोड़ से कम वाला तो आपका सिर्फ बोर्ड तक ही जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट तक नहीं जाता। क्या बातें क्लियर है? दिस वाज माय एडीटी 4 एंड इन 21 मिनट्स, मतलब 20 मिनट्स के अंदर हमने सारे के सारे फॉर्म नंबर्स, ये सारे फॉर्म्स आपके कंपनी लॉ के अंदर है। इसको आप एक बार दोबारा देख लेना, फॉर्म नंबर आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। एमसीक्यू आया या कहीं आंसर में कोई रेफरेंस आया तो आप गलत फॉर्म नहीं कोट करोगे, ठीक है। सो आई होप दिस वाज यूजफुल। जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि इंटर वालों के लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट प्रूव हो सकती है। सो टिल वी मीट इन अवर नेक्स्ट सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टडी वेल, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।